नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। बिहार जल टारगेट ऑनलाइन क्लासेस में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे से होंगे और स्वस्थ भी होंगे। तो दोस्तों, अगर आप लोग बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम 2023 की तैयारी कर रहे हैं तो आज की इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक जरूर देखिएगा। इस वीडियो में हम आप सभी को बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम 2023 की दृष्टि से सोशल साइंस से अति महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर का मॉक टेस्ट लाया हूँ। और ये जो दोस्तों मॉक टेस्ट है, ये मात्र जो है 10 प्रश्न रहेंगे, लेकिन आपके जो है 100+ प्रश्न का इसमें आप सभी को मैं एक्सप्लेन करके बताएंगे। समझिए, ये आपके डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम 2023 के लिए रामबाण मॉक टेस्ट है। दोस्तों, अगर आप लोग इस मॉक टेस्ट को देख लेते हैं तो कहीं ना कहीं आपके एंट्रेंस एग्जाम में इससे बहुत सारे प्रश्न मैच कर जाएंगे। तो चलिए इस सेशन को शुरू कर लेते हैं। देखिए किस प्रकार के प्रश्न है, उसके बाद आप लोग आगे देखिएगा। जो भी प्रश्न है सभी इंपॉर्टेंट ही प्रश्न है। तो दोस्तों चलिए आज के सेशन को शुरू करते हैं और आप लोग पूरी शुरू से लेकर के अंत तक जरूर देखिएगा। देखिए यहाँ पे आप सभी के लिए पहला प्रश्न है, पहली इलेक्ट्रिक पैसेंजर ट्रेन किस वर्ष चली। पहली जो है इलेक्ट्रिक पैसेंजर ट्रेन किस वर्ष चली। 1853, 1909, 1925 और 1951। आप लोग जो है इसमें से हमको लगता है कि अधिकांश जो लगता है 95% स्टूडेंट इसका आंसर गलत ही देंगे। अगर आप सभी जानते हैं इस प्रश्न का आंसर तो ज़रूर कमेंट कीजिए। जो इस प्रश्न का आंसर जानते हैं कमेंट करके आप सभी जो इस व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करेंगे 8409556560 पे, ठीक है। तो आप सभी को इसका हम PDF जो है पूरा फ्री में दे देंगे, है ना। देखिए जल्दी मैसेज कर लीजिए या फिर आप जो है डिस्क्रिप्शन जाकर के व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। PDF आप लोग को हम जरूर सेंड कर देंगे क्योंकि आप सभी के लिए PDF बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। देखिए दोस्तों, भारत में पहली जो पैसेंजर ट्रेन किस वर्ष चली थी, तो इसका सही आंसर क्या होगा पता है आपको। इसका सही आंसर होगा 1925 में, है ना। आप सभी में से बहुत सारे स्टूडेंट जानते हैं कि भारत में जो है पहली बार जो ट्रेन चली थी वो कब चली थी। इसमें से बहुत स्टूडेंट को ये पता है कि 1853 ईस्वी में चली थी। कब चली थी, इसमें से बहुत जानते हैं कि सर 1853 ईस्वी में चली थी। दोस्तों ये पैसेंजर ट्रेन नहीं चली थी। पैसेंजर ट्रेन जो है ये 1925 में चली थी। कैसे चली थी आप लोग को यहाँ पे एक्सप्लेन करके एक एक चीज़ को हम समझा देते हैं, ठीक है। और ये आपके लिए समझिए कि रामबाण है। देखिए दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पे स्टार्ट करते हैं पैसेंजर ट्रेन की, है ना। इलेक्ट्रिक पैसेंजर ट्रेन की यहाँ पे बात करें अगर, तो ये भारत में कब चली थी, तो ये चली थी 3 फरवरी, है ना। 3 फरवरी 1925 को चली थी, है ना। 3 फरवरी 1925 को चली थी। और ये कहाँ चली थी, ये बॉम्बे और कुर्ला के बीच चली थी। कहाँ चली थी याद रखिएगा, कहाँ चली थी, कहाँ, तो याद रखिएगा दोस्तों ये कहाँ चली थी, तो याद रखिएगा आप लोग बॉम्बे और कुर्ला के बीच चली थी। कहाँ चली थी, बॉम्बे और यहाँ पे कुर्ला, बॉम्बे और कुर्ला के बीच चली थी। कहाँ चली थी, बॉम्बे और कुर्ला के बीच चली थी। याद रखिएगा आप सभी, ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ना। ये आप सभी के एंट्रेंस एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और दूसरी बात यह है कि ये तो आपका पैसेंजर ट्रेन की बात हो गया, मुंबई और कुर्ला के बीच चली थी, है ना। लेकिन जो पहली रेल है ये कब चली थी, ये आप सभी याद रखिएगा। ये तो पैसेंजर है, ये यहाँ पे हम इसका हेडिंग ही दे देते हैं। ये कौन चीज़ है, ये पैसेंजर आपके लिए, इसका हेडिंग हम देते हैं पैसेंजर, है ना। अब ये पैसेंजर ही दे देते हैं इसका हेडिंग, नोट कर लीजिएगा। ये क्लास आप सभी के लिए रामबाण होगा। चलिए अब अगला देते हैं यहाँ पे हम कौन चीज़, पैसेंजर के बाद अगला आते हैं हम ट्रेन, है ना। अगला आते हैं जो ट्रेन है जो आपका ये कब से कब चली थी। तो दोस्तों भारत में जो पहली ट्रेन है वो कब चली थी, याद रखिएगा आप लोग कब चली थी। ये आप लोग याद किया 16 अप्रैल 1853 में। कब चली थी, 16 अप्रैल 1853 को चली थी। 16 अप्रैल 1853 में चली थी। और ये कहाँ चली थी, तो मुंबई से थाबे के बीच। कहाँ चली थी, मुंबई से ये थाबे के बीच चली थी, है ना। ये आप जो है मुंबई और थाबे के बीच चली थी। कहाँ चली थी, मुंबई और थाबे के बीच चली थी। कितना दूरी तय किया था, तो दूरी जो है ये 34 किलोमीटर की दूरी तय किया था। कितना दूरी, 34 किलोमीटर की ये दूरी तय किया था। याद रखिएगा आप लोग, है ना। ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और ये भी आपके एग्जाम में प्रश्न आते हैं कि भारत के सबसे लंबी ट्रेन कौन है ना।
भारत की सबसे लंबी ट्रेन कौन है, याद रखिएगा आप लोग। भारत के सबसे लंबी ट्रेन, ये भी आप लोग याद रखिएगा, सबसे लंबी ट्रेन कौन चीज़ है, सबसे लंबी ट्रेन क्या है, याद रखिएगा आप लोग। भारत की सबसे लंबी ट्रेन कौन है, तो याद रखिएगा विवेक एक्सप्रेस है। कौन एक्सप्रेस है, भारत की सबसे लंबी ट्रेन जो है, लंबी दूरी की ट्रेन कौन चीज़ है, विवेक एक्सप्रेस है। क्या है, विवेक एक्सप्रेस है। इनको आप लोग याद रखिए, कौन एक्सप्रेस है, विवेक एक्सप्रेस है ना। और ये विवेक एक्सप्रेस कहाँ चलती है, विवेक एक्सप्रेस कहाँ चलती है, तो याद रखिएगा आप लोग, इसको भी याद कर लीजिएगा। ये डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी के बीच चलता है। कहाँ चलता है, ये कहाँ चलता है, याद रखिएगा, ये डिब्रूगढ़ यानी असम से कन्याकुमारी के बीच चलता है। याद रखिएगा आप लोग, ये डिब्रूगढ़ कहाँ है, असम में है ना। असम से ये कन्याकुमारी के लिए चलता है। किसके लिए, ये कन्याकुमारी के बीच चलता है। याद रखिएगा आप सभी, इन सभी को आप लोग नोट कर लीजिएगा। ये आपके लिए ना बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ट्रेन वाला जो पार्ट है ये आपको हम यहाँ से बताए हैं, इधर है ना, इधर आपको बताए हैं। ये ट्रेन वाला आपके लिए पार्ट है। इनको आप, इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ना, इनका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये है ना ट्रेन वाला, पैसेंजर ट्रेन वाला जो है 3 फरवरी 1925 को, ये कहाँ, मुंबई और कुर्ला के बीच। तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सबसे लंबी ट्रेन कौन है, विवेक एक्सप्रेस है। डिब्रूगढ़ से कहाँ चलती है, ये कहाँ चलती है, डिब्रूगढ़ से असम से कन्याकुमारी के बीच चलती है। ये आप सभी नोट कर लीजिए। तो आई होप आप सभी को ये प्रश्न समझ में आ गया होगा। चलिए अगला प्रश्न को यहाँ पे देख लेते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे 2 नंबर का कह रहा है कि आधुनिक बिहार के निर्माता के रूप में किसे जाना जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आप लोग बताएंगे आधुनिक बिहार के निर्माता के रूप में किसे जानता है, श्री कृष्ण सिंह, वल्लभ भाई पटेल, सिन्हा या फिर जयप्रकाश नारायण को, है ना। जल्दी से आप लोग बताएंगे आधुनिक भारत के निर्माता के रूप में किसे जाना जाता है। दोस्तों याद रखिएगा, अगर ये सब प्रश्न आपको आ जाए तो याद रखिएगा आधुनिक भारत के निर्माता के रूप में किससे जाना जाता है, सच्चिदानंद सिन्हा को जाना जाता है। यहाँ पे सिन्हा याद रखिए, इसको याद है सच्चिदानंद सिन्हा को। किसको, सच्चिदानंद सिन्हा को जाना जाता है। किसको जाना जाता है, सच्चिदानंद सिन्हा को जाना जाता है। याद रखिएगा, आपको ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। इसके बारे में कुछ मुख्य जो टॉपिक है, जो मेन पॉइंट है वो जान लीजिए। आपके एग्जाम की दृष्टि से ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको पता है कि रिलेटेड क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में बहुत सारे पूछे जाते हैं ना। तो इसके लिए हमको जो है इसका मेन पॉइंट भी हमको समझना बहुत ही ज़रूरी है। मेन पॉइंट आप सभी इनका ज़रूर याद कर लीजिए। चलिए हम आपको मेन पॉइंट यहाँ पर बताते हैं, आप सभी जो है इनका मेन पॉइंट जो है ज़रूर पढ़ लीजिए ना। चलिए मेन पॉइंट इसका क्या क्या रहने वाले हैं वो आप सभी नोट कर लेंगे। पहला मेन पॉइंट ये है, जो सच्चिदानंद सिन्हा थे वो भारतीय संविधान के पहले अस्थाई अध्यक्ष थे। कौन थे, भारतीय संविधान के पहले अस्थाई अध्यक्ष थे। कौन थे, क्या थे, पहले अस्थाई अध्यक्ष चुने गए थे। क्या चुने गए थे, अध्यक्ष चुने गए थे। कौन, सच्चिदानंद सिन्हा, है ना। सच्चिदानंद सिन्हा के बारे में आपको यहाँ पे जो मेन पॉइंट है वो समझा रहे हैं। आप सभी जो है नोट कर लीजिएगा, है ना। समझिए कि आपके लिए बहुत ही ये जो क्लास है आप सभी के लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है ना। सच्चिदानंद सिन्हा, है ना। इसके बारे में ये मेन पॉइंट है। ये भारत के पहले जो है अस्थाई अध्यक्ष, भारतीय संविधान के पहले अस्थाई चुने गए थे, है ना। ये चीज़ याद रखिएगा। बाद में ये बिहार विधानसभा के सदस्य भी रहे, है ना। ये बाद में बिहार विधानसभा के सदस्य भी रहे, है ना। और ये जो है सबसे बात यह है कि इन्होंने जो है इंपीरियल यानी विधान परिषद के सदस्य और बिहार के पहले वित्त सदस्य के रूप में भी सेवा देने वाले पहले भारतीय में भी जो है ये काम किया, है ना। ये चीज़ भी आप लोग देखिए। ये बिहार के जो है विधानसभा के अध्यक्ष भी रहे। क्या रहे, बिहार विधानसभा के अध्यक्ष भी रहे। ये क्या रहे, ये बिहार विधानसभा के अध्यक्ष भी रहे थे। ये बिहार विधानसभा के अध्यक्ष भी रहे थे। अध्यक्ष भी रहे। कौन, सच्चिदानंद सिन्हा। इसके बारे में ये एक मुख्य पॉइंट है, इसको आप लोग जो है जरूर नोट कर लीजिए।
है ना। और देखिए एक चीज़ और है कि ये बिहार उड़ीसा विधान परिषद में राष्ट्रपति का भी पद संभाला था, ये याद रखिएगा, है ना। ये बिहार और उड़ीसा में, ये बिहार और उड़ीसा की विधानसभा में राष्ट्रपति का पद भी संभाला था। कौन? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। ये इनके लिए एक मुख्य पॉइंट है। आप सभी जो इस प्रश्न को जरूर याद कर लीजिएगा, ये आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। चलिए अब अगला प्रश्न को देख लेते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे क्या कह रहा है? अगला प्रश्न देखिए, ये भी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट आप सभी के एग्जाम की दृष्टि से। इन सभी प्रश्नों को आप लोग एक बार बढ़िया से पढ़ लीजिएगा तो समझिए कि आपके एग्जाम में, ये आपके एग्जाम की दृष्टि से ये जो समझिए कि एक तरह से रामबाण साबित होगा। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पे कह रहा है कि 1962 के भारत चीन युद्ध के बारे में भारतीय समाजवादी यानी कम्युनिस्ट पार्टी के रुख के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है ना। ऑप्शन नंबर 1 कह रहा है, पार्टी की एक शाखा ने चीनी आक्रमण के विरुद्ध भारत सरकार का समर्थन किया था। कम्युनिस्ट पार्टी, इसको हम लोग मार्क्सवादी कहते हैं, याद रखिएगा। कम्युनिस्ट पार्टी ने चीनी जो है रुख का समर्थन किया था। भारत की एक शाखा ने चीन की आलोचना एक पूंजी राज के रूप में की थी। कम्युनिस्ट पार्टी, जिसको मार्क्सवादी कहते हैं, शाखा ने दुनिया भर में क्रांतिकारी तत्वों के साथ हाथ मिलाया। तो इसका सही आंसर क्या होगा? जल्दी से आप लोग बताएंगे इसका सही आंसर क्या होगा। देख लेते हैं कौन कौन इसका सही आंसर याद कर देते हैं, बताते हैं। आप लोग जल्दी से बताएंगे। नहीं पता है आप लोग? देखिए एक चीज़ है कि ये जो है कौन सा कथन सही है। तो पार्टी की एक शाखा ने चीनी आक्रमण के विरुद्ध सरकार का समर्थन किया था। चीनी आक्रमण के विरुद्ध भारत सरकार का समर्थन किया था, है ना, ये है। अब कम्युनिस्ट पार्टी चीनी रुख का समर्थन किया था, ये गलत है ना, ये भी गलत है। अगला है यहाँ पे, अगला देखिए यहाँ पे, पार्टी का एक शाखा ने चीन की आलोचना एक पूंजीपति राज के रूप में की थी, है ना, ये भी आपके लिए मतलब लमसम सही है। लेकिन कम्युनिस्ट पार्टी की दुनिया भर ने क्रांतिकारी तत्वों का हाथ मिलाया था, ये भी आपका गलत तत्व है, ये भी क्या है? गलत है। इसका मतलब है कि आपका ऑप्शन नंबर जो ए है यही करेक्ट हो जाएंगे। आक्रमण के विरुद्ध भारत सरकार का समर्थन किया था, ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न है यहाँ पे। आप देखिए यहाँ पे, बिहार की राजधानी क्या है? सभी आप लोग जानते हैं कि बिहार की राजधानी क्या है? पटना है। लेकिन इसका हम एक आपके लिए एक तत्व बनाए हैं, बिहार की राजधानी पटना है। इसके बारे में देखिए, सबसे पहले जो हम यहाँ पे लिखे हैं 22 मार्च 1912 को क्या हुआ था? बिहार की स्थापना हुआ था। क्या हुआ था? स्थापना। अब देखिए इसको राज्य की दर्जा मिला था 26 जनवरी 1950 को मिला था। राजधानी पटना है। राज्यपाल इसकी जो है अभी फाल्गु चौहान है। मुख्यमंत्री इस समय नीतीश कुमार, है ना। संरक्षित क्षेत्र जो है वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान और विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभ्यारण्य। उसके बाद चित्रकला, मिथिला चित्रकला, है ना। अब देखिए यहाँ पे टिकुली चित्रकला भी बिहार में, पटना कलम और मंजूरसा चित्रकला भी है। और यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल, जिसे महाबोधि मंदिर कहते हैं, बोध गया और नालंदा महाविद्यालय, नालंदा भी बिहार में क्या है? स्थित है। ये इसके लिए मेन पॉइंट है, तो इसको भी आप सभी याद कर लीजिएगा, ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। वैसे पेड ग्रुप में ये पीडीएफ तो हम डाल ही देंगे, पेड ग्रुप वाला के लिए डाल दिए, डाल ही नहीं देंगे, डाल दिए पेड ग्रुप में, है ना। पेड ग्रुप में ये पीडीएफ जो है डाल दिए हैं। जो सब भी पेड ग्रुप में है बहुत ही ज़्यादा हेल्प होगा उसके लिए, है ना। तो अगर आप पेड ग्रुप में ज्वाइन होना चाहते हैं तो ये मेरा नंबर है 8409556560 पर आप लोग मैसेज करके डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2023 के लिए हर सब्जेक्ट का महत्वपूर्ण पीडीएफ ले सकते हैं। देखिए हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है, हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन है? आप जल्दी से बताएंगे। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है कि बृहस्पति है, शनि है, वरुण है और अरुण है और वरुण है ना। तो जो हमारे मंडल है, सौर मंडल है, उसका सबसे बड़ा ग्रह कौन है? तो आप सभी को पता है कि इसका सबसे बड़ा ग्रह जो है, सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह जो है कौन चीज़ है? बृहस्पति है ना। सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है। बृहस्पति के जो है 79 उपग्रह है। कितने उपग्रह है? 79 उपग्रह है। याद रखिएगा आप लोग, कितने उपग्रह है इनकी? 79 उपग्रह है। कितना है? 79 उपग्रह है, समझ लीजिए, याद रखिएगा आप लोग। अब देखिए अगला है आपका शनि। अगला कौन सा ग्रह है आपका? अगला ग्रह है आपका शनि। तो शनि जो है, शनि की कितने, सबसे पहले याद रखिएगा, शनि जो है
शनि जो है ये सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। ये क्या है? ये दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है, दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है, अरुण जो है, अरुण, ये अरुण क्या है? ये जो है इसे हरित ग्रह के नाम से भी जाना जाता है ना, इसे हरित ग्रह के नाम से भी जानता है, इसे जो हरित ग्रह के नाम से भी हम लोग जानते हैं। अरुण को जो किस ग्रह के नाम से जानते हैं हम लोग? हरित ग्रह के रूप में भी हम लोग जानते हैं। किसके ग्रह में? हरित ग्रह के रूप में भी इसे जानते हैं। जाना जाता है। अब देखिए एक चीज़ और है कि ये जो अरुण है, अरुण जो है इसमें जो है ये जो है सौरमंडल का तीसरा सबसे बड़ा ग्रह है। ये जो है सौरमंडल का, ये क्या है? सौरमंडल का तीसरा सबसे बड़ा ग्रह है। तीसरा सबसे बड़ा ग्रह है ना। अब देखिए एक चीज़ और होता है, ये तीसरा सबसे बड़ा है। अब देखिए यहाँ पे अब है आपका वरुण। वरुण के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ जान लीजिए। वरुण जो है ये सूर्य के सबसे दूर का ग्रह है ना। इसे सौरमंडल ज्ञात सबसे, ये सूर्य का सबसे दूर में ये स्थित है ना, सूर्य का सबसे दूर का ग्रह है ये। सबसे सूर्य का, यानी सूर्य को लिखेंगे यहाँ पे सबसे नहीं, ये सूर्य का सबसे अधिक दूर स्थित ग्रह है ना। ये सूर्य का सबसे दूर का ग्रह है। ये सूर्य के सबसे दूरी का ग्रह है, ये आपसे भी याद रखिएगा ना। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, इसका भी इसको स्क्रीनशॉट ले लेंगे, है ना। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह जो है, सबसे बड़ा ग्रह सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह, ये जो है सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। सबसे बड़ा ग्रह है, नोट कर लेंगे आप लोग, है ना। वीडियो पसंद आए तो आप लोग जल्दी से जितने भी दोस्तों वीडियो देख रहे हैं ना, वीडियो को जल्दी से आप सभी लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरह से डिफाइन करके मैथ का भी वीडियो अपलोड कर दिए, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी, मैथ का भी आप लोग देख लीजिए, है ना। अगला प्रश्न है, ये देखेंगे, भारत में निम्न में से किस राज्य में वन का सबसे अधिक बड़ा क्षेत्र है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पंजाब और आंध्र प्रदेश। तो देखिए अगर हम बात करें पंजाब में, तो पंजाब में सबसे अधिक क्या होता है कि कृषि होता है ना। कृषि जो है पंजाब में होता है सबसे अधिक। इसके कारण जो होता है क्या कि पंजाब में क्या होता है कि इसके कारण जो है सबसे अधिक पंजाब और हरियाणा में सबसे अधिक कृषि ही होता है, धान गेहूँ फसल, है ना। इसी कारण यहाँ पे वन का विस्तार नहीं है ना। ये चीज़ भी है। उत्तर प्रदेश तो है नहीं, सबसे अधिक जो वन का विस्तार है वो कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में। सबसे अधिक वन का विस्तार क्या है? मध्य प्रदेश। अब देखिए भारत में जो 3 राज्य में सबसे अधिक वन का विस्तार है, भारत के 3 राज्यों में, सबसे अधिक वन का विस्तार है। सबसे अधिक वन का विस्तार है। सबसे अधिक वन का विस्तार है। वो राज्य कौन कौन है? तो याद रखिएगा आप लोग, सबसे नंबर 1 पे आता है, पहला नंबर पे जो आता है वो राज्य मध्य प्रदेश आता है। पहला नंबर पे वो राज्य कौन से आते हैं? मध्य प्रदेश आता है। क्या आता है? मध्य प्रदेश आता है। मध्य प्रदेश के बाद जो सेकेंड नंबर पे आता है वो आता है आपका अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश। जो आपका तीसरा नंबर पे आता है वो आता है छत्तीसगढ़। ये जो है वन का सबसे अधिक विस्तार वाला भारत का 3 राज्य है ना। चलिए याद रखिएगा आप लोग, सबसे अधिक मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और छत्तीसगढ़ में वन है, लेकिन सबसे अधिक मध्य प्रदेश में है। अगला प्रश्न है भारत का मैनचेस्टर किस नदी पर स्थित है? भारत का मैनचेस्टर किस नदी पर स्थित है?
ऑप्शन नंबर ए में यहाँ पे कौन सा नदी है, देखिए ऑप्शन नंबर ए में यहाँ पे साबरमती है, बी में लूनी है, सी में नर्मदा है और डी में यहाँ पे गंगा है ना। तो याद रखिएगा भारत को जो है, भारत के जो है सबसे पहले समझिए कि भारत के किस भाग को मैनचेस्टर कहा जाता है ना। तो भारत को जो है अहमदाबाद को जो है सबसे पहले याद रखिएगा कि अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। क्या कहता है, मैनचेस्टर। याद रखिएगा भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है, मैनचेस्टर अहमदाबाद को कहा जाता है। मैनचेस्टर कहा जाता है। कहा जाता है ना। तो याद रखिएगा तो अहमदाबाद, एक चीज़ है कि यहाँ पे इसको नोट कर लीजिएगा है ना, ये इसे क्यों कहा जाता है, क्योंकि जो है ये एक चीज़ है कि इसको जो है किसको क्यों जाना जाता है। तो ये जो है ये सबसे पहले कि ये जो है अहमदाबाद है, यहाँ पे मैनचेस्टर ये जो है सूती वस्त्र के लिए जाना जाता है। किसके लिए जाना जाता है, ये सूती वस्त्र के लिए भी जाना जाता है। ये सूती वस्त्र के लिए जाना जाता है, सूती वस्त्र के लिए ये जाना जाता है। याद रखिएगा आप लोग, ये किसके लिए, सूती वस्त्र के लिए जाना जाता है। दूसरी बात है कि ये कपास का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है ना। ये अहमदाबाद जो है ये कपास का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है ना, कपास का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। याद रखिएगा ये क्या है कि कपास का क्या है कि दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। उत्पादक है, समझ गए आप लोग ये। और देखिए इससे इस शहर को, इसे जो है अहमदाबाद को जो है आपके एग्जाम में आएगा किस शहर को पूर्व का बोस्टन कहा जाता है। तो याद कीजिएगा जो है पूर्व का बोस्टन जो है अहमदाबाद को कहा जाता है। भारत में पूर्व का बोस्टन किस शहर को कहा जाता है, तो याद रखिएगा आप लोग। और देखिएगा भारत में एक चीज़ याद रखिएगा कि भारत में पूर्व का बोस्टन, पूर्व का क्या कहता है, बोस्टन। अहमदाबाद को कहा जाता है ना, अहमदाबाद को कहा जाता है। साथ में इसके लिए एक चीज़ और आता है, ये जो पूर्व का बोस्टन नहीं, इसे जो है कर्णावती के नाम से भी जाना जाता है। क्या कहता है इसे कर्णावती के नाम से भी जाना जाता है। इसे क्या कहता है, कर्णावती के नाम से भी जाना जाता है। कर्णावती के नाम से भी जाना जाता है, से भी जाना जाता है। अगला पॉइंट ये हुआ। साथ में सबसे पहले एक चीज़ और रहता है, ये जो होता है ये राजस्थान की अरावली है ना। ये जो है एक चीज़ और होता है कि ये राजस्थान के एक मेन चीज़ ये होता है कि राजस्थान के अरावली रेंज उत्पन्न होता है ना। और ये क्या होता है कि खंभात खाड़ी में। दूसरा है कि ये जो है साबरमती को भारत की सबसे प्रसिद्ध नदियों में एक रूप में माना जाता है ना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा, आपको याद रखना है कि साबरमती है ना। भारत की मैनचेस्टर किस नदी पर स्थित है, तो याद रखिएगा ये साबरमती नदी पर स्थित है। साबरमती नदी जो है किस शहर के निकट है, तो अहमदाबाद शहर के निकट है। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर आपका ए जो है ये करेक्ट हो जाएंगे ना। साबरमती नदी किनारे स्थित है भारत का मैनचेस्टर, याद रखिएगा। और देखिए भारत की सबसे जो दूषित नदी है उनमें से एक जो है ये साबरमती नदी है ना। याद रखिएगा आप लोग। देखिए ये जितना प्रश्न है इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेंगे तो आपके लिए बहुत ही बढ़िया रहेगा। चलिए अगला प्रश्न के देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है बिहार में मानसून के दौरान वर्षा किसके कारण होता है। ऑप्शन नंबर ए है पूर्वी मानसून, बी है ये देखेंगे दक्षिण पूर्व मानसून, सी है यहाँ पे दक्षिणी मानसून, डी है यहाँ पे दक्षिण पश्चिमी मानसून। तो भारत में जो है बिहार में जो है मानसून किस कारण होती है। सबसे पहले एक चीज़ याद रखिएगा कि बिहार में जो है वर्षा सबसे अधिक किस राज्य में होता है, ये भी आपको बताएंगे ना। तो लेकिन जो बिहार में जो वर्षा होते हैं, वर्षा के दौरान किस मानसून के दौरान होते हैं बिहार में वर्षा,
तो ये जरूर आप लोग याद रखिएगा। बिहार में जो है दक्षिण पश्चिम मानसून के कारण वर्षा होती है ना। बिहार में किस कारण होती है वर्षा? वर्षा जो होती है बिहार में ये दक्षिण पश्चिम, ये दक्षिण और ये किस कारण होती है? दक्षिण पश्चिम मानसून के कारण। दक्षिण पश्चिम मानसून के कारण, सभी याद रख लीजिएगा, दक्षिण पश्चिम मानसून के कारण होती है। ये बिहार में वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून कारण होती है, याद रखिएगा। और देखिए ये बारिश जो है बिहार में कब मानसून आती है? ये जून में शुरू होता है। कब होता है? ये जून से लेकर के, जून से कब तक चलती है? तो सितंबर तक चलती है। कब तक? जून से लेकर के सितंबर तक चलती है, याद रखिएगा ना। और कि बिहार में मानसून कब प्रवेश करता है? याद रखिएगा, ये कब प्रवेश करता है? 15 जून को ही प्रवेश कर जाता है। कब? 15 जून को प्रवेश कर जाता है। एक चीज़ और प्रश्न आता है कि बिहार के किस जिला में सबसे अधिक बारिश होता है ना। बिहार के किस जिला में सबसे अधिक बारिश होता है? प्रश्न आपके एग्जाम में आते हैं, नोट कर लीजिएगा आप लोग। बिहार के किस जिला में सबसे अधिक बारिश होती है ना, सबसे अधिक वर्षा होती है, तो इसका सही आंसर हो जाएंगे आपको कौन सी दोस्तों? बिहार में सबसे अधिक बारिश जो है वो बिहार के किशनगंज जिला में होती है। किसमें? बिहार के किशनगंज जिला में, किशनगंज जिला में होती है। और देखिए एक चीज़ और आता है आपको प्रश्न कि सबसे कम बारिश कहाँ होती है ना। सबसे कम बारिश कहाँ होती है? बक्सर में होती है, याद रखिएगा। सबसे कम बारिश कहाँ होती है? बक्सर में। सबसे अधिक किशनगंज में। और सबसे कम बारिश कहाँ होती है? ये किशनगंज, और देखिए ये बक्सर में होती है। और देखिए ये जो किशनपुर में है, यहाँ पे अकेले जो है 2170 मिलीमीटर वर्षा होती है ना। प्रति वर्ष 2177 मिलीमीटर वर्षा होती है। कहाँ पे? ये आपका किशनगंज में। ये आपके लिए एक प्लस पॉइंट है, इनको जरूर याद कर लीजिएगा, है ना। चलिए इनको समझ गए आप लोग। चलिए 9 नंबर प्रश्न को देख लेते हैं। अब देखेंगे 1922 में मुंगेर में किसान सभा का आयोजन किसने किया था? ऑप्शन है यहाँ पे शाहजानंद सरस्वती, श्री कृष्ण सिंह, अनुग्रह नारायण सिंह, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 9 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएंगे? याद रखिएगा बिहार में जो है 1922 में मुंगेर में किसान सभा का जो गठन है वो आयोजन किसने किया था? तो इसका सही आंसर याद रखिएगा, इसका सही आंसर हो जाएंगे आपको श्री कृष्ण सिंह ने। किसने किया था? श्री कृष्ण सिंह ने। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएंगे। याद रखिएगा आप लोग, याद रखिएगा श्री कृष्ण सिंह ने। और इसमें एक चीज़ और था, इसमें एक और शामिल था, कृष्ण सिंह के बाद एक और शामिल था, वो भी आपको एग्जाम में आता है ना। एग्जाम में क्या आता है कि मोहम्मद जुबैर भी इसके साथ शामिल था। कौन था? मोहम्मद जुबैर। कौन था? मोहम्मद जुबैर भी इसके साथ क्या था? शामिल था। कौन था? मोहम्मद जुबैर भी इसके साथ शामिल था। किसके साथ? श्री कृष्ण के साथ। कब? 1922-23 में। याद रखिएगा आप लोग, ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब एक चीज़ है कि बिहार में तो ये था आपका किसान सभा का आयोजन। दूसरी बात है, अगला जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वो आता है बिहार में प्रांतीय किसान सभा का गठन किसने किया था? बिहार में प्रांतीय किसान जो है सभा का गठन, याद रखिएगा बिहार में प्रांतीय, यहाँ पे हम लिख देते हैं। इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तरह 3-4 तरह से आपको प्रश्न आते हैं, है ना। बिहार में प्रांतीय किसान सभा का गठन किसने किया था? बिहार में प्रांतीय किसान सभा का गठन किसने किया था? याद रखिएगा शाहजानंद सरस्वती ने किया था। कौन किया था? शाहजानंद। समझ लीजिएगा आप लोग, शाहजानंद। 1 मिनट, यहाँ पे हम 100 गलत दे दिए हैं। शाहजानंद सरस्वती ने किया था, शाहजानंद सरस्वती ने। और दूसरी बात ये है कि ये कहाँ किया था? तो प्रांतीय किसान सभा का गठन कहाँ हुआ था? ये याद रखिएगा, ये भी आप सभी याद रखिएगा कहाँ किया गया था। तो ये सोनपुर में। कहाँ गया? सोनपुर में। कहाँ किया था ये?
ये सोनपुर में किया था। नंबर 1 ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ना। अब देखिए अखिल भारतीय किसान सभा गठन, अखिल भारतीय किसान सभा गठन कहाँ किया गया था, ये भी याद कीजिए। तो बिहार का हुआ। सेकेंड पॉइंट है आपका अखिल भारतीय किसान सभा गठन, है ना, अखिल भारतीय अखिल भारतीय किसान सभा गठन। अखिल भारतीय किसान सभा गठन जो है ये कहाँ किया गया था, ये लखनऊ में किया गया था। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में। कहाँ, उत्तर प्रदेश के कहाँ किया गया था, लखनऊ में किया गया था। ये कहाँ किया गया था, उत्तर प्रदेश के लखनऊ में किया गया था। दूसरी बात यह है कि ये किसने किया था, ये भी आपको याद रखना है। तो ये उत्तर प्रदेश के लखनऊ में किया गया था। ये NG रंगा, ये जो है इसके सचिव थे। कौन थे इसके सचिव, NG रंगा। कौन थे इसके सचिव, याद कीजिएगा, NG रंगा थे। याद कीजिएगा कौन थे इसके सचिव, NG रंगा थे, याद कीजिएगा। और देखिए स्वामी सहजानंद सरस्वती को इसके भी अध्यक्ष बनाए गए थे। किसको, स्वामी सहजानंद सरस्वती को जो है, ये जो है इसके सबसे पहले तो NG रंगा क्या थे, NG रंगा इसके जो है इसके सचिव थे। NG रंगा इसके सचिव थे, याद रखिएगा। इसके सचिव कौन थे, NG रंगा थे। और जो इसका सहजानंद जो सरस्वती थे, शाहजानंद सरस्वती जो थे, शाहजानंद सरस्वती जो थे वो इनके क्या थे, वो इनके अध्यक्ष थे। अखिल भारतीय किसान सभा का जो गठन कहाँ किया था, अध्यक्ष थे। ये लखनऊ में क्या कहते हैं, इसके अध्यक्ष थे शाहजानंद सरस्वती ने, याद रखिएगा आप लोग, ये भी आपके लिए। और इसका नेतृत्व किसने किया था, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किया था। इसका नेतृत्व किसने किया था, नेतृत्व इसका नेतृत्व जो किया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किया था। कौन किया था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किया था। नोट कर लीजिएगा आप लोग, नेतृत्व डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किया था, है ना। ये आपके लिए एक प्लस पॉइंट है, इसको जरूर याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है, अब देखिए अगला प्रश्न भी आपके लिए सेम वही है। 1922-23 में मुंगेर में किसान सभा का आयोजन किसने किया था, स्वामी सहजानंद सरस्वती। देखेंगे तो ये मोहम्मद जुबेर है यहाँ पे। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, स्वामी सहजानंद सरस्वती, है ना। यहाँ पे सबसे पहले बात ये है कि यहाँ पे स्वामी सहजानंद सरस्वती नहीं होगा, ये होगा मोहम्मद जुबेर। और जो है श्री कृष्ण सिंह ने किया था, आपको बताए थे ना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मोहम्मद जुबेर। ऑप्शन नंबर आपका ये ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा ना, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। तो दोस्तों आई होप आप सभी को ये जो 3 प्रश्न का बताए हैं, मैंने 10 प्रश्न जो बताए हैं, ये आपके हम उम्मीद करते हैं कि आपके 100 प्रश्न के बराबर होंगे, है ना। क्योंकि आपको बहुत ही ज़्यादा डिफाइन करके सभी प्रश्नों को बताएं, एक्सप्लेन करके बताए हैं, ताकि आपके एंट्रेंस एग्जाम में रिलेटेड प्रश्न नहीं छूटे। अगर आपको 100 प्रश्न बताएंगे और आधा अधूरा बताएंगे तो उससे आपको कोई फायदा होने वाला नहीं है। अगर 10 ही प्रश्न बताएं तो लगा कि आपने अभी कुछ किए, है ना। तो इस तरह से अगर आप लोग हर रोज़ क्लास करना चाहते हैं तो इस चैनल को, इस प्यारे से चैनल को आप लोग जो है सभी सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में वीडियो के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया गया, ज्वाइन कर लीजिए। अगर आप लोग देखिए इस तरह का, अगर आप लोग कोई इनमें से इस तरह का PDF देख लीजिए किस तरह का है, ये आप सभी के लिए लेकर के आए। आज पेड PDF मेरा किस तरह का है, इसी तरह का अगर आप लोग देखिए इस तरह का आप लोग अगर PDF लेना चाहते हैं ना, इस तरह का अगर आप में से कोई PDF लेना चाहते हैं सभी सब्जेक्ट का, इस तरह का लिखाया हुआ डिफाइन किया हुआ, अगर आप लोग सभी PDF लेना चाहते हैं ना, तो सभी जो है डिस्क्रिप्शन में जो व्हाट्सअप ग्रुप है उसको ज्वाइन कर लीजिए। साथ में जो मेरा ये व्हाट्सअप नंबर भी आपको अभी लिख दिए थे हम, कि जिसको भी मेरा व्हाट्सअप नंबर नहीं है वो इस व्हाट्सअप नंबर पे मैसेज करके देखिए लिख देते यहाँ पे 8409556560 पे आप लोग मैसेज करके पेड PDF प्राप्त कर सकते हैं, या फिर इसकी इंक्वायरी ले सकते हैं। तो मिलते हैं आपसे को नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए थैंक यू।